बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 116 और टॉपिक है हमारा पारिक एसिड ऑक्सीडेशन और दूसरा टॉपिक है हमारा क्रेब्स साइकिल। तो सबसे पहले बात करते हैं पारिक एसिड ऑक्सीडेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया था और हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और दो पायरिक एसिड मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर हमने देखा दो NADH और दो ATP प्रोड्यूस होते हैं। नेट ATP प्रोडक्शन अगर टोटल देखी जाए तो 4 है, जिसमें से 2 प्रिपरेटरी फेज में यूज हो जाते हैं। तो नेट प्रोडक्शन हमारे पास कितनी आ गई? 2 प्रोडक्ट जो है वो ATP प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। उसके बाद लास्ट उसका जो प्रोडक्ट था ग्लाइकोलाइसिस का वो था पायरिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट, पायरिक एसिड डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं होते हैं। पायरिक एसिड की पहले होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन ब्रेकडाउन, रिलीज होते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयंस और यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज किया जाता है और उसको फिर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और एसिटिक एसिड फिर इस काबिल होता है कि वो बाहर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास है पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन। मैं पहले डायग्राम से आपको समझा देता हूं, फिर हम बुक से रीड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस में C6H12O6 मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन होता है 2 पायरिक एसिड C3H4O3 और यहां पर 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। 2 NAD ये इनमें रिडक्शन होती है इनकी, और साथ ही यहां पर हमने पढ़ा 2 ATP प्रोड्यूस होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट के जो हमारे पास ये पायरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, कि पायरिक एसिड डायरेक्ट एंटर नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बल्कि जो पायरिक एसिड है, पायरिक एसिड मॉलिक्यूल, इसको क्या किया जाता है, इसमें से यानी C3H4O3 इसमें से पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन रिलीज होते हैं और वो NAD को कन्वर्ट करते हैं NADH के अंदर। और यहां पर दूसरा होती है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो जाना। अब 3 कार्बन में से एक कार्बन रिलीज हो जाता है, तो जो बाकी बचता है वो होता है एसिटिक एसिड। ठीक हो गया? और बेटा जो एसिटिक एसिड है ये फिर आगे रिएक्ट करता है जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो रहा होता है। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसमें जब एंटर हो रहा होता है एसिटिक एसिड, तो ये कोएंजाइम SH के साथ करता है रिएक्शन और इसे क्या बनाता है, ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम, यानी CH3C डबल बॉन्ड O और इसी तरह से आगे S और को A अटैच होता है। तो इसको बोलते हैं हम एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक हो गया? अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू एक साइकिल के अंदर जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल हो रहा होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन जो है अब यहां पर होती है जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो रहा होता है। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट किया हमने अभी देखा, इसको एसिटाइल
कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और ये फिर जो है वो एंटर होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर की जाती है इसकी ब्रेकडाउन, और इसके रिएक्शन के बाद हमें प्रोड्यूस क्या होती है, क्रेब्स साइकिल के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, साथ ही NADH प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें साथ ही वाटर जो है वो यूज होता है। क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है। तो बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? अब हम इसको रीड करते हैं बुक से। व्हाट इज पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन? पायरिक एसिड विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस डू नॉट एंटर डायरेक्टली एंटर नहीं होता है। क्या होता है फिर? इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जैसे कि हमने यहां पर देखा कार्बन डाइऑक्साइड की डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और कन्वर्ट किस में हो जाता है, एसिटिक एसिड के अंदर। और एसिटिक एसिड हम जानते हैं CH3COOH को बोलते हैं, और ये एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद NAD टू प्रोड्यूस NADH, और यहां पर NADH प्रोड्यूस हो जाता है। एंड द एसिटिक एसिड ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया रिएक्ट विद कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A, विच इज एक्टिव एसिटेट, और एक्टिव एसिटेज या एसिटाइल कोएंजाइम इज having ability to enter the mitochondria, and the whole process is called pyric acid oxidation. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या आता है, क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होगा कि एक सीरीज ऑफ साइक्लिक केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, और इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है यहां पर, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम जिसके साथ रिएक्ट करना है, वो होता है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो रिएक्ट करता है, और फिर क्या होता है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद इससे एटीपी, NADH, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही FADH2 ये प्रोड्यूस होते हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं क्रेब्स साइकिल। बेटा क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको मैं शुरू में अभी आपको बताऊंगा, व्हाई वी कैन से दैट द क्रेब्स साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड द डेफिनेशन इज द थर्ड स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन की तीसरी स्टेज है, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम एंटर द साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोड्यूस एटीपी प्रोड्यूस की जाती है, NADH प्रोड्यूस किया जाता है, FADH2 प्रोड्यूस किया जाता है, और NADH और FADH ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP प्रोड्यूस करवाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो बेटा ये साइकिल जो है इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। इसकी डेफिनेशन आपने राइट कर लेनी है। उसके बाद नेम इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवर सर हांस क्रेब्स, उनके नाम पे इसका नाम क्रेब्स साइकिल रखा गया, या हम इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। और सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, यह भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा अब एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है, किसमें एंटर हो गया है, क्रेब्स साइकिल में। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम जिसमें 2 कार्बन है, और ऑक्सैलो एसीटेट जिसमें 4 कार्बन है, ये करते हैं दोनों रिएक्ट, और रिएक्ट करने के बाद प्रोड्यूस करते हैं सिट्रेट। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिट्रेट, विच इज 6 कार्बन कंपाउंड। सिट्रेट प्रोड्यूस हो जाता है, या हम इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड की वजह से इस साइकिल को, क्योंकि पहला जो कंपाउंड इस साइकिल में प्रोड्यूस होता है वो है सिट्रिक एसिड, तो उसी के नाम से सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्लियर हो गया? अब 2 नाम हो गए, क्रेब्स साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवर्ड, एंड द सिट्रिक एसिड साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ
द फर्स्ट मॉलिक्यूल विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एसिटाइल कोएंजाइम रिएक्ट विद ऑक्सैलोएसीटेट टू प्रोड्यूस सिट्रेट। उसके बाद बेटा सिट्रेट हमारे पास जो है, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको एक इसके आइसोमर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जिसका नाम है आइसोसिट्रेट, यानी सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट के अंदर। क्लियर हो गया? और आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर हो गया? अब आइसोसिट्रेट की जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, इसकी होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा यहां पर? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को और इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन की फॉर्म में रिलीज किया जाता है, यानी इसमें से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अच्छा, इसके साथ ही बेटा जब एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलोएसीटेट के साथ रिएक्ट करके सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो जो कोएंजाइम था, कोएंजाइम ए या कोएंजाइम एसएच का नाम दिया था, ये बाहर रिलीज हो जाता है और यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज होता है। ठीक हो गया? वाटर यहां पर यूज होगा, कोएंजाइम अपना रीजनरेट हो जाएगा और प्रोड्यूस हो जाएगा सिट्रेट। और साथ ही बेटा अब सिट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट क्या करेगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाएगा और साथ ही यहां पर NADH, NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। क्लियर हो गया? और जब आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है तो यह कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो चुका है बाहर। अल्फा कीटोग्लूट्रेट की आगे फिर होगी दोबारा से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे एंटर होगा, जो आपकी बुक में रिएक्शन के अंदर रिप्रेजेंट नहीं किया गया। वाटर मॉलिक्यूल इज यूज एट द सेम टाइम NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH के अंदर। और बेटा NADH के अंदर जब ये कन्वर्ट होगा तो इसके साथ ही यहां पर क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना और NADH का प्रोड्यूस होना या ऑक्सीडेशन हो जाना, तो इसको बोलेंगे, इसमें एक क्या होगा? एक ऑक्सीजन और एक कार्बन कम हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी अल्फा कीटोग्लूट्रेट की, तो उसके बाद क्या होगा? इससे प्रोड्यूस होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद सक्सीनेट। क्या प्रोड्यूस होगा क्लास? सक्सीनेट, विच इज 4 कार्बन कंपाउंड। क्लियर हो गया? और याद रखिएगा जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट को सक्सीनेट में कन्वर्ट किया जाता है तो यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, जिसको यूज करके ग्लिसर एल्डिहाइड या आप कह सकते हैं GDP, ठीक है, ग्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट को रिएक्ट करवाया जाता है इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ और इसको कन्वर्ट किया जाता है GTP के अंदर, ग्लेवन एडेनिन ट्राइफास्फेट। और ये जो GTP है इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है इसके GDP के अंदर। इससे जो एनर्जी रिलीज होगी डियर स्टूडेंट्स, उस एनर्जी को यूज किया जाएगा और ADP को रिएक्ट करवाया जाएगा इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ और प्रोडक्शन होगी ATP की। ये ATP प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर ये साइकिल चल रहा होता है। उसके बाद बेटा सक्सीनेट प्रोड्यूस हो गया, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। सक्सीनेट क्या होगा यहां पर? इसकी होगी यहां पर ऑक्सीडेशन
और इसमें से 2 हाइड्रोजन जो रिलीज होंगे उनको कन्वर्ट किस में रिएक्ट किया जाएगा, FAD के साथ, और इसे प्रोड्यूस करवाया जाएगा FADH2 और सक्सीनेट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फ्यूमारेट के अंदर। ठीक हो गया। और उसके बाद बेटा अब फ्यूमारेट जो है इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज होगा और इसको कन्वर्ट किया जाएगा मिलेट के अंदर। किसके अंदर, मिलेट के अंदर। और ये फ्यूमारेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, मिलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, जो कैसे बना है, व्हेन फ्यूमारेट इज रिएक्टेड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस मिलेट। और बेटा मिलेट जो है इसकी होगी ऑक्सीडेशन यहां पर, और इससे ऑक्सीडेशन से क्या होगा, एक और NAD को कन्वर्ट किया जाएगा NADH के अंदर। ठीक हो गया। NADH कन्वर्ट इनटू NADH और फिर मिलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। क्लियर हो गया। फिर यही ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, सिट्रेट, और साथ यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप ये बातें मैं बतानी है, ये गौर से सुननी है आपने। तो याद रखिए, अब इसमें कितने, एक बार जब एक पायरिक एसिड की ऑक्सीडेशन यानी एक एसिटाइल कोएंजाइम जब क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है तो इससे एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर यूज हो रहा है, 2 और ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। पहला MCQ। दूसरा बेटा, इसके अंदर NADH कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक NADH ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया। और इसके साथ एक NADH ये प्रोड्यूस हो रहा है, 2 और एक NADH ये प्रोड्यूस हो रहा है। कितने हो गए NADH, एक क्रेब साइकिल से कितने प्रोड्यूस होते हैं, 3 NADH की प्रोड्यूस होते हैं। और इसके साथ ही कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, तो याद रखें एक कार्बन डाइऑक्साइड ये है, एक कार्बन डाइऑक्साइड ये है। कितने कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, 2। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब साइकिल में रिलीज होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के जरिए। ठीक हो गया। उसके बाद ATP कितने प्रोड्यूस हुए हैं, सिर्फ एक ATP प्रोड्यूस होता है एक बार जब एक पायरिक एसिड या एक एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रेब साइकिल में से पास होता है। क्लियर हो गया। तो इसको अगर हम एक बार पायरिक एसिड, और हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 पायरिक एसिड प्रोड्यूस हुए थे और 2 एसिटाइल कोएंजाइम अगर इसमें से पास हो तो टोटल क्रेब साइकिल में 2 पायरिक एसिड की क्रेब साइकिल में जब या 2 एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होंगे तो 6 ATP, ये एक से एक पायरिक एसिड से या एक एसिटाइल कोएंजाइम से, और इसके बाद ये 2 एसिटाइल से NADH कितने प्रोड्यूस होंगे, 6 NADH, सॉरी वाटर, यहां पर क्या आएगा 6 वाटर, 6 NADH, 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेम 2 ATP प्रोड्यूस होंगे। ये होगा हमारे पास कंप्लीट क्रेब साइकिल। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।